बात है 10 अप्रैल 1912 की। ये वही दिन था जब अपने समय का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले रवाने के लिए निकला था। यह जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक जा रहा था और इस जहाज के जो कैप्टन थे उनका नाम था एडवर्ड जॉन स्मिथ। टाइटैनिक का लेंथ 269 मीटर और हाइट 53 मीटर था। इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल किया गया था वो अनबिलीवेबल था, क्योंकि उस जमाने में शिप को बनाने में लगभग $7.5 मिलियन का खर्च हुआ था। और तो टाइटैनिक को बनाने में जिस तरह का सेफ्टी फीचर्स को इस्तेमाल किया गया था इसको अनसिंकेबल माना जाता था। जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था उस कंपनी का नाम है व्हाइट स्टार लाइन, और इस कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो इतने कॉन्फिडेंस थे कि उन्होंने पब्लिक के सामने आकर कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल। अपने सफर के 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल को टाइटैनिक को अपने पहला आइस वार्निंग मिलने लगा। जिस अटलांटिक ओशन में तैरकर टाइटैनिक न्यूयॉर्क शहर की ओर बढ़ रहा है उस रास्ते में बहुत सारे बर्फ के चट्टाने मौजूद है। आइस वार्निंग मिलने के बाद टाइटैनिक ने अपने कोर्स को 2 बार बदला ताकि डेंजर को अवॉइड किया जा सके, लेकिन अपने रफ्तार का कम नहीं किया। 40 किलोमीटर के रफ्तार से टाइटैनिक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को 7 और आइस वार्निंग मिला था, लेकिन कैप्टन और उनके क्रू मेंबर्स ने इन वार्निंग को इग्नोर करके उसी रफ्तार से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। धीरे धीरे रात होने लगी और ठंड भी बढ़ने लगा। जहाज के ऊपर एक क्रू नेस्ट होता है, उसमें किसी को बैठा कर रखा जाता है ताकि जहाज के आगे आने वाली चीजों के बारे में बता सके। क्रू नेस्ट के ऊपर जो बैठा था उसको बहुत ठंड का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि रात का समय था और ठंड भी बहुत ज्यादा था। ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। 11:39 पर इस क्रू नेस्ट के ऊपर जो बैठा था उसको अचानक से जहाज के आगे एक बड़ा सा बर्फ का चट्टान दिखाई देता है। घंटी को जोर से 3 बार बजाता है ताकि शिप पर बैठे ऑफिसर्स को सुन सके, और फोन उठाकर कॉल करता है शिप पर और चिल्लाकर कहता है कि शिप के सामने एक बड़ा आइसबर्ग है, शिप को मोड़ो। फास्ट ऑफिसर विलियम इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को खबर देते हैं कि शिप को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। 1 मिनट के बाद 11:40 पर यह जहाज आइसबर्ग से टकरा गई। ये जो आइसबर्ग था ये कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, इसका हाइट लगभग क्रोनस के बराबर ही था, और साइंटिस्ट का मानना था कि ये जो आइसबर्ग है इसका वजन लगभग 1.5 मिलियन टन था। इनका जो राइट फ्रंट साइड था वो आइसबर्ग से टकराया था और इस हिस्से को जहाज का बो कहा जाता है। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग से घिसकती चली गई और इसके वजह से शिप के जो मेन पार्ट्स थे उसमें छोटे छोटे होल होने लगे। इस जहाज को अनसिंकेबल इसलिए माना जाता था क्योंकि इस जहाज में जो सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था वो कमाल का था। मेन तो 2 फीचर्स के कारण इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। पहले इस जहाज में डबल बटन हल है। हल बेसिकली शिप के जो मेन बॉडी है उसे कहा जाता है। डबल बटन हल का मतलब यह है कि शिप के नीचे डबल लेयर लगा है, एक लेयर टूट जाएगी तो दूसरा लेयर बचा लेगी। और दूसरा, शिप का जो पूरा बॉडी है उसे 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में सेपरेट किया गया है। इन 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तो ये जहाज बिना रुके चलती रहेगी, लेकिन आइसबर्ग से टकराने के कारण इन 16 में से 5 कंपार्टमेंट में पानी भर गया। लिमिट सिर्फ 4 तक ही था। 5 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब ये है कि ये जहाज तो अब डूब जाएगा। आइसबर्ग से टकराने के करीबन 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं कि रेडियो के थ्रू रिस्टार्ट सिग्नल भेजो, हमारे आसपास कोई जहाज होगा तो हमें बचाने आ जाएगा। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप वो लगातार एक के बाद एक डिस्चार्ज सिग्नल भेजते रहते हैं। करीबन 20 मिनट के बाद आरएमएस कार्पेथिया जो टाइटैनिक से करीबन 107 किलोमीटर की दूरी पर था वो ये सिग्नल पकड़ लेता है और अपने जहाज को टाइटैनिक की ओर मोड़ लेते हैं ताकि टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स की जान बचा सके। लेकिन ये जहाज अगर अपने टॉप स्पीड में भी आए तब टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए इस जहाज को लगभग 3.5 घंटे का समय लगे। बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट जलाते हैं हवा में इस उम्मीद में कि रॉकेट को देखकर आसपास कोई जहाज होगा तो बचाने आ जाएगा, लेकिन आरएमएस कार्पेथिया के अलावा और कोई जहाज का रिस्पॉन्स नहीं आता। इस बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि लाइफ बोट के इस्तेमाल करके शिप से पैसेंजर्स को उतारा जाए। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट में उतारा जाएगा, लेकिन जहाज में जो पैसेंजर बैठे थे उनको इतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। आखिर कंपनी ने जो एड निकाला था उसमें तो बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। इस रीजन के कारण पहले जो लाइफ बोट उतरा गया उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी बैठने की, लेकिन उसमें सिर्फ 28 लोग ही सफर किए। आधे से भी ज्यादा लाइफ बोट खाली गई, लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट भरने लगी और जहाज टेढ़ा होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर को रियलाइज होने लगा कि ये जहाज तो डूब रहा है। जहाज के आगे वाले हिस्से में इतना पानी भर गया कि जहाज का पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठने लगा। जब जहाज का पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठने लगा तब जहाज में हड़बड़ी मच गई और लाइफ बोट में बैठने के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। रात के करीब 2
2:05 में आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 के करीब लोग मौजूद थे। करीब 2:20 पर यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट गई और धीरे धीरे पानी के अंदर समा गई। जहाज में जो 1500 के करीब लोग मौजूद थे, उनमें से जिनको तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर लगभग -2 डिग्री सेल्सियस था। और जिन लोगों को तैरना नहीं आता था वो शिप के साथ डूब गए। कैप्टन आखिरी तक शिप पर रहे और शिप के साथ डूब गए। 3:30 पर आरएमएस कारपेथिया पहुंचता है उस लोकेशन पर लोगों को बचाने के लिए, लेकिन तब तक आरएमएस टाइटैनिक डूब चुका था। जो लोग लाइफ बोट से निकल गए थे, उन लोगों को यह जहाज सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लेता है।